डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र का विभाग 4 अर्थशास्त्र, इसकी इकाई 1 कौटिल्य यानी अर्थशास्त्र, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले हमने आचार्य कौटिल्य का सामान्य जीवन परिचय के विषय में हमने अध्ययन किया था कि आचार्य कौटिल्य का जो नाम है वो उनका नाम कैसे रखा गया, उनका अपर नाम क्या था, उनका मूल नाम क्या था, इसके विषय में हमने अध्ययन किया। और आचार्य कौटिल्य का जो कवन है अर्थात उनका जो कृतियां हैं, कृति परिचय है, उसके विषय में हमने अध्ययन किया था। आचार्य कौटिल्य ने जो 8 कृतियां उनके नाम से प्रसिद्ध है, उनके विषय में हमने सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम आचार्य कौटिल्य के समय के विषय में अर्थात वो किस समय के, उनका समय क्या माना गया है, उसके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत हुई वो हुई 229 से 276 ईस्वी पूर्व, परंतु एक अन्य मत के अनुसार जो घनानंद राजा था उसका समय 364 से 324 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और चंद्रगुप्त ने ईस्वी पूर्व 324 में ही मौर्य वंश की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि जो घनानंद राजा है उसको नष्ट करके चंद्रगुप्त ने जब उसका विनाश हुआ तो उसके बाद ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और यह स्थापना कब की? 324 ईस्वी पूर्व में। और जो नंद का समय क्या माना जा रहा है यहाँ पर? 364 से 324 ईस्वी पूर्व। तो जब नंद का विनाश हुआ तभी चंद्रगुप्त मौर्य ने 324 में ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ऐसा माना जाता है। आचार्य कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन कर उस साम्राज्य की स्थापना की। अर्थात कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का जो मार्गदर्शन किया, उनको सलाह विचार उनसे विमर्श करके कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य का संपूर्ण विनाश किया और मौर्य साम्राज्य की वहां पर स्थापना की। घनानंद द्वारा अपमानित चाणक्य क्षत्रिय कुलोत्पन्न चंद्रगुप्त मौर्य को मगध नरेश विरुद्ध मगध की ओर ले जाता है, जिसका निर्देश उन्होंने अर्थशास्त्र में किया है और परंपरा से प्रसिद्ध इतिहास भी यही बताता है। इसमें यह कहा गया है कि जो घनानंद राजा था उसने चाणक्य का अपमान किया और उस अपमान के कारण चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया, उसके विरुद्ध जो नंद साम्राज्य का विनाश करने के विरुद्ध उनको प्रेरित किया। और इस बात का निर्देश चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी किया है। और इतिहास में भी यही प्रसिद्ध है कि जो चाणक्य है उन्होंने घनानंद का विनाश करवाकर वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई। इसके अलावा कौटिल्य के समय के विषय में एक प्रमाण मिलता है कि पंचतंत्र में चाणक्य का उल्लेख किया गया है। जो पंचतंत्र ग्रंथ है उसमें कहा गया है, मनवे वाचस्पतये शुक्राय पाराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु नय शास्त्र कर्तृभ्यः। जो नए शास्त्र के कर्ता है यानी जो नीति शास्त्र के जो कर्ता हैं, जितने भी प्रसिद्ध कर्ता हैं, उनको यहाँ पर नमस्कार किया गया है। मनु, वाचस्पति, शुक्र, पाराशर और चाणक्य, तो इन सभी को यहाँ पर सम्मान पूर्वक नमस्कार किया गया है। तो जो पंचतंत्र में अगर चाणक्य को नमस्कार किया है तो जो चाणक्य का जो ग्रंथ है, जो अर्थशास्त्र है, वो पंचतंत्र से पहले का माना जाएगा। भारतीय कवि और आचार्य अपने बारे में कुछ भी प्रकट नहीं करते, इसीलिए समय निर्धारण, कवि परिचय इत्यादि बाहरी और आंतरिक मापदंडों पर निर्धारित रहना पड़ता है। इसमें कहा है कि जो प्राचीन जो हमारे कवि आचार्य थे वो अपने बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते, तो उनके समय का निर्धारण हम कैसे करें, उनका परिचय हम कैसे जानें? तो इसके लिए हमें बाहरी और जो आंतरिक मापदंड है उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके माध्यम से ही हम उनके विषय में ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं।
तो इसीलिए जो तीसरी शताब्दी में रचित जो कामसूत्र है उसका विभाजन भी अर्थशास्त्र के अनुसार किया गया है। तीसरी शताब्दी का ग्रंथ है कामसूत्र, जिसका विभाजन किसके अनुसार किया गया है? अर्थशास्त्र के अनुसार। जब तीसरी सदी में कामसूत्र का विभाजन अर्थशास्त्र के अनुसार हुआ है तो जो अर्थशास्त्र है वो पहले का ग्रंथ होगा, तभी उसके अनुसार उसका विभाजन किया गया होगा। इसीलिए अर्थशास्त्र को तीसरी शताब्दी या उससे पहले का माना जा सकता है। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? पंचतंत्र में भी किया गया है, अर्थात पंचतंत्र में जो अर्थशास्त्र है उसका उल्लेख भी किया गया है। इसीलिए अर्थशास्त्र जो है वो पंचतंत्र से पहले का ग्रंथ माना जा सकता है। छठी शताब्दी के जो कादंबरी था, जो बाणभट्ट का जो ग्रंथ था कादंबरी, उसमें अर्थशास्त्र को हीन कहा गया है। अर्थात जो बाणभट्ट ने जो कादंबरी ग्रंथ था छठी शताब्दी का, उसमें अर्थशास्त्र के विषय में हीन शब्द का प्रयोग किया है। इसीलिए यह माना जाता है कि जो अर्थशास्त्र है वो कादंबरी से पहले का ही ग्रंथ होगा, अर्थात छठी शताब्दी से पहले का ही ग्रंथ होगा। मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं विशाखदत्त, जो कब के हैं? 5वीं शताब्दी के माने जाते हैं। उन्होंने कौटिल्य को नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। जो 5वीं शताब्दी में विशाखदत्त थे, उन्होंने अपने मुद्रा राक्षस ग्रंथ में कौटिल्य को नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र को, जो कौटिल्य है उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, इसीलिए कौटिल्य को हम 5वीं शताब्दी से पहले का मान सकते हैं। इन सभी बातों पर विचार करने पर चाणक्य का समय तीसरी शताब्दी से पहले का माना जा सकता है। अर्थात ये जितने भी प्रमाण यहाँ पर दिखाए गए हैं उन प्रमाणों पर यदि हम विचार करें, अर्थात तीसरी शताब्दी, छठी शताब्दी, 5वीं शताब्दी, इन सभी में कौटिल्य का कहीं ना कहीं उल्लेख आया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का कहीं ना कहीं उल्लेख आया है। इसीलिए हम कौटिल्य का समय कब का मान सकते हैं? तीसरी सदी से पहले का ही मान सकते हैं। अब कौटिल्य का जो ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र, उसका हम सामान्य परिचय देखते हैं कि अर्थशास्त्र में क्या क्या है। आचार्य चाणक्य की दृष्टि में अर्थशास्त्र का अर्थ है धन विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थात धन का विज्ञान जिसे हम कह सकते हैं, या फिर राजनीति का विज्ञान जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के 15वें अधिकरण के प्रथम अध्याय में कहा गया है, मनुष्याणां वृत्तिरर्थे मनुष्यवती भूमिरित्यर्थे तस्याः पृथिव्याः लाभपालनोपायाः शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। अर्थात मनुष्याणां वृत्ति, मनुष्यों की जीविका, तथा मनुष्यवती भूमिर इत्यर्थे, जिस भूमि पर मनुष्य निवास करता है उसे क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। यानी मनुष्य की जीविका यानी धन को भी हम अर्थ कह सकते हैं, या जिस भूमि पर मनुष्य निवास करता है उसे भी हम अर्थ कहते हैं। और उस भूमि के अर्जन, लाभ, पालन यानी सुरक्षा, रख रखाव इत्यादि के उपायों के वर्णन से जुड़ा शास्त्र ही क्या है? अर्थशास्त्र है। यानी जिस भूमि पर मनुष्य निवास कर रहा है उस भूमि के अर्जन, रक्षण, रख रखाव इत्यादि के उपायों का वर्णन जिस शास्त्र में किया गया है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। एक विद्वान है आनंद भाई अमीन, उनके अनुसार अर्थशास्त्र का अर्थ है धन प्राप्त करने और वितरित करने का विज्ञान, अपनी और देश की संपत्ति बनाने या बढ़ाने का विज्ञान, अथवा राज्य चलाने का विज्ञान, या राजनीति का विज्ञान, अथवा शासन का विज्ञान। ये सभी क्या है? अर्थशास्त्र ही कहे गए। यानी जिसमें धन प्राप्त करने और धन को बांटने की विचार विमर्श किया गया है, अपनी स्वयं की और देश की संपत्ति को बढ़ाने का विज्ञान भी जो है, और जो राज्य चलाने का विज्ञान है, राजनीति से संबंधित जो विज्ञान है, वो सभी क्या है? अर्थशास्त्र ही कहे गए हैं। प्रथम अध्याय के अंत में कौटिल्य कहते हैं कि इस ग्रंथ में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें 15 तो अधिकरण है, 15 अधिकरण 180 प्रकरणों में विभक्त है, 180 प्रकरण 150 अध्यायों में विभक्त है, और 150 अध्यायों में 6000 के आसपास श्लोक दिए गए हैं। शास्त्र समुद्देशः पंचदशाधिकरणानि 150 अध्यायशतम 180 प्रकरणशतम 6 श्लोक सहस्राणीति। अर्थात 15 अधिकरणानि 15 अधिकरण, 150 अध्याय शतम अर्थात 150 अध्याय, 180 प्रकरण शतम 180 प्रकरण, और 6 श्लोक सहस्राणीति अर्थात यहाँ पर 6000 से अधिक श्लोक हैं। महाभारत में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में अर्थ का महत्व सर्वाधिक है। जो व्यक्ति सही विधि के अनुसार कुशलता पूर्वक अर्थ प्राप्त कर लेता है वह इस लोक और परलोक का सुख भोग सकता है। महाभारत में जो महर्षि वेदव्यास है, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। उन्होंने महाभारत में कहा है कि जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से सर्वाधिक महत्व अर्थ का है। जो भी व्यक्ति सही विधि के अनुसार यानी उचित विधि के अनुसार कुशलता पूर्वक अर्थ प्राप्त कर लेता है वह इस लोक और परलोक में सुख भोग सकता है। धन का अर्जन भी कैसे किया जाना चाहिए? उपयुक्त विधि के अनुसार, अर्थात एक सही विधि के अनुसार ही जो धन प्राप्त करता है, धन अर्जन किया जाता है, वह धन इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति कराता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य चाणक्य ने इस ग्रंथ की रचना करने से पहले पूर्वाचार्यों के विचारों की समीक्षा की है और शास्त्र सम्मत शास्त्र की रचना की है, जिसके पालन से लोगों के मन में धर्म, अर्थ और काम की प्रवृत्ति जागृत होती है, अर्थ की रक्षा होती है और अनर्थ का नाश होता है। चाणक्य ने जो अपना ग्रंथ है अर्थशास्त्र, इसकी रचना करने से पहले जितने भी पूर्वाचार्य हैं उनके विचारों की समीक्षा की है और उसके बाद ही अपने ग्रंथ की रचना की है। अपमान के फलस्वरूप जागृत क्रोध में नंद वंश का नाश करने वाले कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य ने इस ग्रंथ की रचना की। जब नंद ने, घनानंद राजा ने कौटिल्य का अपमान किया तो अपमान के फलस्वरूप ही जो उनके अंदर क्रोध जागृत हुआ, उस क्रोध में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई और उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? अर्थशास्त्र की रचना की। और अर्थशास्त्र की रचना जिसके द्वारा की गई है उसके 3 नाम यहाँ पर हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य, तीनों एक ही व्यक्ति है। अब अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों की यहाँ पर बात की गई है और 180 प्रकरण, 150 अध्यायों की बात की गई है। तो वो किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके 15 अधिकरणों के नाम हैं विनयाधिकारिक, अध्यक्ष प्रचार, धर्मस्थीय, कंटक शोधन, योग वृत्त, मंडल योनि, षाड्गुण्य, व्यसनाधिकारिक, अभियाच्य कर्म, सांग्रामिक, संघवृत्त, आबलियस, दुर्गलंबोपाय, औपनिषदिक और तंत्र युक्ति। ये 15 अधिकरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। अर्थात कौटिल्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उस संपूर्ण ग्रंथ को 15 अधिकरणों में विभक्त किया गया है। इन 15 अधिकरणों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो प्रत्येक अधिकरण है वो प्रकरण, अध्यायों और कारिकाओं में विभाजित है। विनयाधिकारिक जो अधिकरण है इसमें 18 प्रकरण हैं, 21 अध्याय हैं और 48 कारिका है। अध्यक्ष प्रचार में 38 प्रकरण हैं, 36 अध्याय हैं और 72 कारिका हैं। धर्मस्थीय अधिकरण में 19 प्रकरण, 20 अध्याय और 31 कारिकाएं हैं। कंटक शोधन अधिकरण में 13 प्रकरण, 13 अध्याय और 23 कारिका है। योगवृत्त अधिकरण में 7 प्रकरण, 6 अध्याय और 16 कारिका है। मंडल योनि अधिकरण में 2 प्रकरण, 2 अध्याय और 6 कारिका है। षाड्गुण्य अधिकरण में 29 प्रकरण, 18 अध्याय और 89 कारिका हैं। व्यसनाधिकारिक अधिकरण में 8 प्रकरण, 5 अध्याय और 19 कारिका है। अभियाच्य कर्म अधिकरण में 12 प्रकरण, 7 अध्याय और 8 कारिकाएं हैं। सांग्रामिक अधिकरण में 13 प्रकरण, 6 अध्याय और 12 कारिकाएं हैं। संघवृत्त अधिकरण में 2 प्रकरण, 1 अध्याय और 1 कारिका है। आबलियस अधिकरण में 9 प्रकरण, 5 अध्याय और 5 कारिकाएं हैं। दुर्गलंबोपाय अधिकरण में 6 प्रकरण, 5 अध्याय और 10 कारिकाएं हैं। औपनिषदिक अधिकरण में 3 प्रकरण, 4 अध्याय एवं 37 कारिकाएं हैं। और अंतिम तंत्र युक्ति अधिकरण में 1 प्रकरण, 1 अध्याय एवं 3 कारिकाएं हैं। इस प्रकार कुल अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं, 150 अध्याय है एवं 380 कारिकाएं हैं। इन 380 कारिकाओं में 6000 के आसपास श्लोक कहे गए हैं। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र को, संपूर्ण कौटिल्य के अर्थशास्त्र को इस प्रकार से 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अधिकरण में अलग अलग विषयों का प्रस्तुतिकरण किया गया है और राजनीति से संबंधित विभिन्न चर्चाएं की गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है
उसके विषय में सामान्य चर्चा की, उसके अधिकरणों का विभाजन किया और कौटिल्य का जो समय है उसके विषय में हमने अध्ययन किया। आगे आने वाली कक्षा में हम अर्थशास्त्र के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः